बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, इन टुडेस लेक्चर वी विल टॉक अबाउट चार्ल्स लैम्ब। लेकिन बेटा एक गुड न्यूज़ है आप सबके लिए बेटा। जैसे कि आपको पता है कि हम इस बुक से लेक्चर्स अपलोड करते हैं, अ क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो कि डॉक्टर B.R. मलिक साहब ने लिखी है। मैंने बेटा एक कोशिश की है, मेरे एक दोस्त भी है, उसने कोशिश की है इन सारे किताब से हर एक एज से MCQs निकाल के, और हमने प्रॉपर MCQs के नोट्स बनाए हैं। ठीक है, ये किसके लिए? आप लोगों के लिए, हमारे लिए। हमने जैसे कि बात कर चुके हैं बार बार कि कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए चाहिए अज़म, मेहनत और जो है पक्का इरादा, और वो हमारा है। तो बेटा अगर आपको इस किताब की पूरे MCQs की ज़रूरत आपको हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या मेरा जो है इंग्लिश विद मोहम्मद हिलाल जो कि यूट्यूब चैनल है मेरा, इधर कमेंट्स भी आप पूछ सकते हैं, या मोहम्मद हिलाल के नाम पे मेरा आईडी है फेसबुक पे, आप वहाँ पर जाके मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो PDF फॉर्म में ज़रूर शेयर करूँगा। पूरा कंप्लीट कोर्स है इस किताब से, पूरा जो है वो हम MCQs बना लिए हैं, और साथ साथ जो एम्पोरियम बुक है इंग्लिश लिटरेचर का, इधर से भी हम चंद MCQs कलेक्ट कर चुके हैं। एक इस किताब के ऊपर एक और भी वर्क जारी है, इंशाल्लाह चंद महीनों के अंदर अंदर वो भी कंप्लीट हो जाएगी, वो मैं आपको बताऊंगा। बेटा याद रखिएगा आप लोगों के जहन में कि उसने सर ने तो ये किताब सिर्फ टारगेट की है। बेटा ये किताब आपको ना सिर्फ टेस्ट में फ़ायदा देगा, बल्कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंतहाई अहम है। तो बेटा इंशाल्लाह आप बेशक व्हाट्सएप नंबर जो है मेरा कमेंट जो डिस्क्रिप्शन में है वहाँ पर आपको वो मिल जाएगा, वहाँ पर आप बिल्कुल मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपके साथ वो शेयर करूँगा। तो बेटा आप शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। चार्ल्स लैम्ब, ठीक है, हु इज़ चार्ल्स लैम्ब? याद रखिएगा बेटा, हमने जो है वो इससे पहले जो है वो हम शुरू कर चुके थे कि क्या कि प्रोज राइटर्स ऑफ द रोमांटिक एज हमारे पास कौन कौन से हैं, और हमने जो है प्रोज राइटर के ऊपर ऑलरेडी लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। सो चार्ल्स लैम्ब इज़ एक्चुअली वन ऑफ द प्रोज राइटर्स ऑफ द रोमांटिक एज। बेटा याद रखिएगा ये चार्ल्स लैम्ब जो है ये हमारे पास 1775 में पैदा हुआ, इन 1834 में इसका डेथ हुआ। याद रखिएगा बेटा, अगर चार्ल्स लैम्ब की पर्सनालिटी के ऊपर हम बात कर ले, सो ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट लवेबल पर्सनालिटीज़ इन इंग्लिश लिटरेचर, इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जितने भी हमारे पास इंग्लिश लिटरेचर के राइटर्स है, द मोस्ट लवेबल पर्सनालिटीज़ है। और बेटा जो है ये अपने वर्क के साथ इंतहाई, मतलब लिटरेचर के साथ वो इंतहाई डिवोटेड था, इंतहाई हॉनेस्ट था, और साथ साथ जो है उसने बड़ा हम्बल, बड़ा ऑनेस्ट एंड मोस्ट सेल्फ सेक्रीफाइसिंग लाइफ उसने गुजारी। कैसा? याद रखिएगा बेटा, ही नेवर मैरिड, उसने कभी शादी नहीं की। उसने अपना पूरा ज़िंदगी जो है अपने बड़ी बहन को मुख्तस की, जिसका नाम था मैरी, जो कि उससे 10 ईयर्स सीनियर थी। 10 ईयर्स वॉज हिज सीनियर्स, और वो कुछ जहनी बीमारी का शिकार हुई थी, मतलब जहनी तौर पे वो ठीक नहीं थी, और उसने उसके खिदमत में अपना पूरा ज़िंदगी गुजारा था। असल में उसका दिमागी हालत बहुत ख़राब था, हत्ता कि उसने अपने अम्मी को भी हिट किया था, ज़ख्मी किया था। तो बेटा उसने वही नेवर मैरिड, उसने पूरा ज़िंदगी जो है वो अपने बहन के, वो जो है उसने अपने बहन के लिए वो जो है वो गुजारी, या अपने बहन के लिए उसने वो मुख्तस की। बेटा याद रखिएगा उसने चंद एसेस कलेक्शंस लिखी। इसका एक का नाम है एसेस ऑफ इलियास, जो कि उसने 1823 में लिखा, एंड दूसरा जो है लॉस्ट एसेस जो है 1833 में उसने वो लिखा। एसेस ऑफ इलिया एंड जो लॉस्ट एसेस है, इसके अंदर जो है पूरा जो है वो अपना जो है उसके किरदार के बारे में ही, अपना पर्सनल लाइफ के बारे में वो रीडर के साथ ऐसा लगता है जैसे कि वो बातें करते हैं। ठीक है ना, ये दोनों ऐसे जो है वो अपना पर्सनालिटी को वो रिवील करता है, और रीडर के साथ वो अपने बारे में वो बातें करता है। ठीक है, और साथ साथ वो ये भी बताता है कि मेरे पास जितना मिसफॉर्चून आया है, जितने मुश्किलात आए हैं, मैंने कैसा जो है मैंने हीरो की तरह इसका मुकाबला की। वो वर्dsworth की तरह नहीं था
जो कि वो जो है अपने नेचर और सराउंडिंग में वो जो है वो दिलचस्पी रखता था, उसके ऊपर वो लिखता था। या वो लेम जो है या वो बायरन की तरह वो नहीं था, जो कि वो जो है अब उसको वो शाही ज़िंदगी मिली थी और वो शाही ज़िंदगी गुजार रहा था। लेम जो था वो लंदन में ही पैदा हुआ था, ये आपका एमसीक्यूज़ हो सकता है, और लंदन के गलियों में वो बड़ा हुआ था और लंदन के क्राउड जो है वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद था। और वो उसने जितना भी वर्क लिखी है ना, वो उसने वो स्ट्रीट्स और आम लोगों का जो ज़िंदगी का दुख और दर्द जो है वो उसने वही चीज़ को उठाया है। याद रखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि लेम बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ सेल्फ रिवीलिंग एसेइस्ट। एक कैटेगरी से वो ताल्लुक़ रखता था जो सेल्फ रिवीलिंग था। सेल्फ रिवीलिंग का मतलब ये है खुद अपने आप को सामने लाता था, जिसका सबसे ओरिजिनल राइटर इन एसेस में से था, उसका नाम मोंटेगने था। इन काउले जो है वो फर्स्ट एक्सपोनेंट था ऑफ इंग्लैंड। मतलब काउले जो है वो एस्केटिक एक ग्रुप के साथ उसका ताल्लुक़ था। किसका? लेम का। कि वो ग्रुप जो था वो खुद ऐसा कुछ करता था कि लोगों का दिलचस्पी वो लेता था, वो कोई थिएटर वगैरह नहीं जाता था, कोई पब्लिकेशन वो नहीं करता था। उनमें से वो जो है ज़्यादा ओरिजिनल वो मोंटेगने था और काउले जो है वो फर्स्ट एक्सपोनेंट था। याद रखिएगा, अगर हम उसके एसेस के बारे में बात कर ले तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि एसेस ऑफ इलियास इन लॉस्ट एसेस के ऊपर अगर हम देख ले तो वो अपने पर्सनालिटी के बारे में आपको बताता है, वो उसकी शख्स को मतलब उसने ज़ाती ज़िंदगी कैसी गुजारी उसके बारे में वो है। और ये जो है एसेस ऑफ इलियास, ये क्रिटिक्स का कहना है कि ये इस तरह के एसेस हैं कि उसने जब वो रीडर से वो बयान करता है या वो रीडर से बातें करते ऐसे कि वो उसने अपने तमाम मुश्किलात के ऊपर चादर बिछाई है। ठीक है, अब जो है वाल्टर पेटर जो है क्रिटिक्स है, उसने उसके बारे में बताया है, जो लेम का जो स्टाइल है इसके बारे में बताया है। वो कहते हैं कि वी नो दैट, हम ये जानते हैं, बीनीथ दिस ब्लिटी सरफेस देयर इज समथिंग ऑफ ड्रामेटिक ऑफ द डोमेस्टिक हॉरर। यहाँ पर कुछ ऐसा है जो आपके ड्रामे की शक्ल में कुछ आपको डर और खौफ नज़र आ रहे हैं ऑफ द ब्यूटीफुल हीरोइज़म, कि मतलब किस अच्छे अंदाज से उसने जो है वो बयान की है इन डिवोशन टू ऑफ द ओल्ड ग्रीक ट्रेजेडीज़। और साथ साथ जो है वो कितना जो है ओल्ड ग्रीक ट्रेजेडीज़ के साथ जो है वो डिवोट था, मतलब लेम हुद। मतलब सिंपल ये है कि वाल्टर पेटर कहता है कि उसने जितना सिंपल और सादा स्टाइल हमारे सामने लाए हैं तो बज़ाहिर तो वो बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन इसके अंदर बहुत दुख और दर्द जो है वो बंद है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, द स्टाइल ऑफ लेम इज डिस्क्राइब एज अ क्वेंट। क्वेंट का मतलब है अजीब, बिकॉज इट हैज़ स्ट्रेंजनेस विच वी एसोसिएट विथ समथिंग ओल्ड फैशन। याद रखिए, क्रिटिक्स का कहना है कि लेम का जो स्टाइल है वो बड़ा अजीब है और इसके अंदर कुछ स्ट्रेंजनेस नज़र आता है, और ये स्ट्रेंजनेस जो है हम ओल्ड फैशन के साथ एसोसिएट करते हैं। याद रखिएगा बेटा, क्रिटिक्स का कहना है जो लेम का स्टाइल है असल में उसका अपना स्टाइल नहीं है, वो 16 एंड 17 सेंचुरी राइटर्स को वो इमिटेट करता है, उनका विकेबलरी वो यूज़ करता है, उनका स्टाइल वो यूज़ करता है। और इसलिए जो है लेम का स्टाइल जो है वो एक ऐसे में अलग होता है और दूसरे ऐसे में अलग होता है। याद रखिएगा, ये आपका बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू का क्वेश्चन हो सकता है कि क्यों लेम का स्टाइल जो है वो टाइम टू टाइम वेरी होता है, ऐसे टू ऐसे वो वेरी होता है। इट इज़ बिकॉज अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स दैट ही हैज़ इमिटेटेड और copied the writers of 16 and 17 centuries writers along with their vocabularies and their styles. That is why। ठीक है बेटा, अब जो है इधर जो है वो हम जो है इस बात की मैं थोड़ा ज़्यादा वजाहत करता हूँ। One can easily trace in his English the imitation of 16 and 17 century writers he most loved। जो वो ज़्यादा जिससे मोहब्बत करता था वो कौन थे? वो तब मिल्टन, थॉमस ब्राउने, फुलर बर्टन एंड एसिक वॉल्टन जो है वो उनके साथ बड़ा मोहब्बत करता था और उनको वो ज़्यादा इमिटेट करता था। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ही इज ट्रीटिंग ही मेक यूज़ ऑफ रिदम एंड विकेबलरीज ऑफ दीज राइटर्स। उनका रिदम वो यूज़ करता है, उनको विकेबलरी वो यूज़ करता है। दैट इज़ वाई इन एवरी एसेज लेम स्टाइल चेंजेस। इसलिए हर एक ऐसे के
के अंदर लैम का स्टाइल चेंज होता है। दिस इज द सीक्रेट ऑफ चार्म ऑफ हिज स्टाइल एंड इट इज ऑल्सो प्रिवेंट हिम फ्रॉम बिकमिंग मोनोटोनस और टायर्डसम। और ये एक राज है कि उनके इससे अगर आप स्टडी करना शुरू करें या पढ़ना शुरू करें तो वो आपको मुश्किल ना या नागवारपन इसके अंदर आपको नज़र नहीं आएगा, बल्कि आप उसको एंजॉय करेंगे क्योंकि वो ग्रेट राइटर्स को इमिटेट कर, उनका विकेबलरी वो यूज़ करता था। हिज स्टाइल इज़ ऑल्सो फुल ऑफ सरप्राइज, उसका स्टाइल जो है वो फुल ऑफ सरप्राइज है। बिकॉज हिज मूड्स कंटिन्यूसली वेरीज, क्योंकि उसका मूड जो है वो चेंज होता जा रहे हैं। क्रिएटिंग और सजेस्टिंग इट्स ओन स्टाइल, क्रिएट करता है या सजेस्ट करते अपना स्टाइल। इन कॉलिंग इन टू प्लेस सम रिकलेक्शन ऑफ द राइटर्स ऑफ द ओल्डर वर्ल्ड, और जो है साथ साथ जो है वो आपको रिकॉल करता है जो पुराने ज़माने के जो राइटर्स हैं। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, लैम इज द मोस्ट लवेबल इंग्लिश एसेइस्ट इन हिज हैंड ऐसे रीच्ड इट्स परफेक्शन। ये आपका ज़बरदस्त पॉइंट है, आप नोट करते जाए। बड़ा लवेबल एसेइस्ट था और इनके हाथों से ऐसे जो है वो अपने तकमील तक वो जा पहुंची है। ठीक है बेटा, अब उसके वो जो है एसेस को अगर हम देख ले और इसके स्टाइल को अगर हम देख ले तो जॉनसन्स का एक डेफिनेशन है, डॉक्टर जॉनसन्स का, कि ऐसे क्या है। वो कहते हैं कि अलूस ले ऑफ माइंड। अलूस ले ऑफ माइंड का मतलब ये है कि जो जहन में आता है वही कुछ लिखना। अगर आपको याद है तो हमने जब रोमांटिक्स एसेस को या रोमांटिक प्रोस को जो हम 18 सेंचुरी से हम वो जो कंपैरिजन करता था तो हमने इस बात की के ऊपर ज़ोर डाली थी कि रोमांटिक्स जो है वो स्पॉन्टेनिटी के ऊपर वो जो है ज़्यादा फोकस करता है, ना कि वो जो है वेराइटीज़ एंड टेक्निकलिटी के ऊपर वो ज़्यादा फोकस करते हैं, बल्कि वो स्पॉन्टेनिटी। तो अलूस ले ऑफ माइंड के मतलब जो जहन में आता है वही कुछ लिखना। दो हिज एसेस और ऑल क्रिटिसिज्म, याद रखिएगा उसके सारे एसेस जो है ये क्रिटिसिज्म है और एप्रिसिएशन of the life of his age and literature and they are intensely personal। और इनके वो जो है क्रिटिसिज्म है या एप्रिसिएशन है एज का या लिटरेचर का, और उनके सारे एसेस जो है वो पर्सनल है। बेटा तो अगर हम लैम के ऊपर जो है ज़्यादा बातें कर ले तो फिर भी कम है, और सिंपल ये कि लैम को द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेस कहा जाता है कि ही इज़ द प्रिंस एमॉन्ग ऑल द इंग्लिश एसेस। इसको प्रिंस के नाम से वो जाना जाता है। तो बेटा ये भी आपके एमसीक्यूज हो सकता है कि हु इज़ द प्रिंस एमॉन्ग और हु इज़ कंसिडर्ड प्रिंस एमॉन्ग द इंग्लिश एसेस, सो हु इज़ दैट इज़ चार्ल्स लैम। बेटा ये हुआ आज का हमारा लेक्चर। मैंने कोशिश की कि मैं आपको पूरा समझाऊं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर फ़ायदा इससे मिला होगा। बेटा इसके अलावा भी आपका कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में आप मेरे साथ रहे, इंशाल्लाह आप लोगों का फ़ायदा ज़रूर होगा। बेटा ये वक्त आया है कि इंसान चाँद पे कदम रख सकता है, हवा में उड़ सकता है। तो बेटा एक मामूली सा टेस्ट पास करना मुश्किल नहीं है, इसके लिए चाहिए अज़म, पक्का इरादा, जो कि हमारा है। इंशाअल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। तो थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।